क्या आपको भी लगता है कि लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं? मेरे एक दोस्त को तो ऐसा लगता है। हालाँकि जब मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है? और ऐसा क्या है आप में कि लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एक सीधा-साधा आदमी हूँ। मैं एक लीनियर तरीके से सोचता हूँ। मुझ में चालाकी नहीं है और शायद इसीलिए लोग मुझे बेवकूफ़ बना देते हैं। हालाँकि पूरी तरह से ये दावा करना ज़रा मुनासिब नहीं है कि वो कितने सीधे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है ऐसा है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों से, बहुत सारे सफल लोगों से, कहीं न कहीं उनके मन में भी ये बात रहती है कि लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना देते हैं। अब ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ और मेरे पास इसका क्या जवाब है, लेकिन ये सच्चाई तो है कि ऐसे-ऐसे लोगों को दुनिया से शिकायत है, जिन्हें हम महसूस करते हैं कि उन्हें नहीं होना चाहिए। गुज़रे दिनों की बात है कि हमारे एक शहर में एक बड़े डॉन हुआ करते थे और किसी वजह से उनकी धर्मपत्नी से मेरी मुलाकात हुई। उनका दावा ये था कि उनके पति इतने सीधे हैं कि लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। वो डॉन जिनसे प्रशासन, जिनसे पुलिस, जिनसे समाज इतना डरता था, जिनसे शहर पत्ते की तरह काँपता था, उनकी पत्नी को लगता था कि वो बहुत सीधे-साधे हैं और लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो उन्हें हिदायत दी जाती रहती है, मैं आपका एक-एक नस जानती हूँ, आप मुझसे चल नहीं सकते, आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं क्या? ये सब शिकायतें पत्नी को होती हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में वो बहुत सीधे आदमी। तो क्या वास्तव में दुनिया में सीधे-साधे लोग नहीं होते? नहीं, होते हैं। 2-4 को तो मैं ही जानता हूँ और एक मौजू कहानी कहानी क्या, एक सच्चाई है कि एक बड़े शायर हुआ करते थे और उस जिले के जो जिलाधीश थे यानी डीएम महोदय, उनसे उनकी बड़ी दोस्ती थी, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। अब बड़े शायर थे तो ये सिफ़त थी उनके अंदर कि वो लोगों से ऑनर कमांड करें। ऐसे में एक दोस्त उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि आपकी डीएम साहब से बहुत बनती है और मुझे बंदूक का लाइसेंस चाहिए। आप एक बार उनसे सिफ़ारिश कर दें तो वो मिल जाएगा। मेरी एप्लीकेशन उनके पास पड़ी हुई है। उन्होंने कहा इसमें क्या करना, मैं फ़ोन कर देता हूँ उनको। उन्होंने फ़ोन मिलाया और डीएम साहब से कहा कि हमारे एक मित्र हैं, उन्हें भाई बंदूक का लाइसेंस चाहिए और आप मेहरबानी करके अगर आप कर दें तो बड़े एहसान होंगे। डीएम साहब ने उनसे पूछा कि बंदूक का लाइसेंस, वो बंदूक लेके करेंगे क्या? अब उस शायर महोदय को लगा कि हाँ, ये सवाल तो हमने पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा अरे भाई बताओ, बंदूक लेके क्या करोगे? उन्होंने कहा अरे भाई बंदूक घर में हिफाजत के लिए रखनी होती है, मैं संपत्ति वाला आदमी हूँ, मेरे पास ज़मीन जायदाद है, मेरे पास दौलत है। ऐसे में असुरक्षा रहती है, लोगों की निगाह रहती है, सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है। उन्होंने कहा देखिए महोदय ऐसा है, जनाब वो बहुत संपत्ति वाले आदमी हैं, उनके पास बहुत पैसा रुपया है, अच्छे रसूख के हैं और ऐसे लोगों के लिए आप जानते हैं ज़माना कितना ख़राब है, तो तय है उनके पास बंदूक तो होनी ही चाहिए। अब डीएम ने कहा कि भाई अगर सुरक्षा की बात है तो हमारे पास खुद ही पुलिस है, प्रशासन है और हम तो हैं ही हैं और आपके मित्र हैं तो उनको क्या दिक्कत है, इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस बात के लिए बंदूक लेना क्यों ठीक है? अब उलट कर उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, हाँ यार ठीक तो कह रहे हैं डीएम साहब। यार जब पुलिस प्रशासन और वो खुद मौजूद हैं, तो फिर तुम्हें सुरक्षा की क्या ज़रूरत है? उसने कहा महाराज आप भी अजीब आदमी हैं, जब चोर घुस जाएगा तो मैं पुलिस पुलिस चिल्लाऊंगा कि मेरे पास बंदूक रहेगा तो उसका सामना करूंगा मैं। कहा हाँ ये बात भी ठीक है। अरे भाई जनाब आप समझ नहीं रहे हैं भाई, कोई चोर घुस जाएगा तो वो बेचारे क्या करेंगे? उससे निपटेंगे कि पुलिस को फ़ोन करेंगे और आप पुलिस आके आप उनको उसके बाद ना आएँगे आप जब कांड हो जाएगा। मुकाबला वो कैसे करेंगे? डीएम ने कहा कि देखिए सर ऐसा है कि घर में हथियार रखना अच्छी बात नहीं है। कई बार ऐसी जगहों में हथियार रखने की वजह से चोरी हो जाती है और पहला खतरा तो यही होता है कि घर में हथियार जो जो अपराधी हैं वो घुसते हैं और जानते हैं कि हथियार है तो पहले गोली ही मारते हैं। बोले हाँ यार ये बात भी सही है। यार तुम क्यों हथियार के पीछे पड़े हो इस लफड़े में? जो क्रिमिनल्स हैं जो घुसते हैं तो पहले यही कांड कर देते हैं।
अब मित्र बेचारे बहुत नाराज, उन्होंने कहा भैया नहीं दिलाना है यार, बंदूक मत दिलाइए, आप तो इस बीच में पैरवी इधर से कर रहे हैं उधर से कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं यार, आप मेरी बात करने गए हैं कि आप डीएम साहब की बात मुझे बार बार समझा रहे हैं। शायर महोदय को बड़ा दुख पहुंचा, उन्होंने लगा कि अरे यार ये तो मैं दोस्त की सिफारिश करने गया था और मैं लग रहा हूँ डीएम की पैरवी करने के लिए। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि भाई आपको नहीं देना है, बेहतर है आप अच्छी तरह इंक्वायरी करते हैं, आप जानते हैं किसको देना है किसको नहीं देना है, अ, ये आपका मसला है, लेकिन आपने मुझे अपने मित्र के सामने बड़ा शर्मिंदा कर दिया। डीएम महोदय हंसे, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हम उनको लाइसेंस दे देंगे, लेकिन आप बहुत भोले आदमी हैं, आपको कोई भी कुछ भी समझा देता है। अब वो भोले आदमी थे, क्यों? और वो सच में भोले आदमी थे। उन्हें जो व्यक्ति कोई बात कहता था वो उस पर विश्वास कर लेते थे, फेस वैल्यू पे ले लेते थे। हाँ भाई ये कह रहा तो इसको जरूरत ही होगी, हाँ उसने ऐसी बात कही तो उसको दुखी हो रहा होगा, हाँ उसे जाना है तो जाना ही होगा। वो इस तरह के व्यक्ति थे कि उन्हें लगता ही नहीं था कि कोई व्यक्ति ऐसे झूठ बोलेगा। होते हैं कभी कभी सरल लोग होते हैं, लेकिन हम आप जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ज़्यादातर लोग तो ये सिफत नहीं रखते। मान लीजिए लगता है कि हम तो बहुत नैब हैं, बहुत भोले भाले हैं और हमारे साथ कोई चालबाजी कर रहा है। आप एक मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, आपको लगता है कि बॉस मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, 3 साल से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। आप मार्केटिंग डिवीज़न में हैं, आप जनता से जब अपना माल बेचने जाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? फिर आप जो डेटा अपने बॉस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें सब कुछ सच्चा सच्चा साफ साफ होता है, आप उसमें मैनिपुलेशन नहीं करते। लेकिन हमको आपको लगता है कि बॉस जो है वो ठीक नहीं है। होते होंगे, कई बार ऐसे भी होता है, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। और हम आपको लगता है कि दुनिया हमें बेवकूफ़ बना रही है, जबकि बड़े से बड़े जीनियस लोग भी ये शिकायत करते हुए पाए गए हैं और लोगों ने उन्हें बनाया भी है। अब आज ये कायनात जिसके हुनर से रोशन है, जिसे हम एसी करंट कहते हैं, उसको ढूंढने वाले, उसको बनाने वाले, उसकी खोज करने वाले निकोला टेस्ला भी इस दौर से गुजरे। जब वो एडिसन के यहाँ काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने एसी करंट का जो प्रारूप था वो एडिसन को दिखाया। एडिसन ने कहा अरे बकवास, इसमें कुछ दम नहीं है, तुम एक काम करो, जो डीसी करंट के जो मोटर हैं उसको अपग्रेड करो। और अभी एक मरीन का एक मोटर आया है जो बड़ी प्रॉब्लम है उसमें, वो ठीक नहीं हो पा रहा, उसको ठीक कर दो, और ठीक अगर कर देते हो तो तुम्हें $50,000 दिए जाएंगे। निकला अपना देश, दुनिया छोड़कर आए थे, मेहनत करके, कई दिनों की मेहनत के बाद दिन रात उन्होंने उस मोटर को ठीक कर दिया और डीसी करंट वाले मोटर को अपग्रेड भी कर दिया। अब बारी एडिसन की थी। एडिसन के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि जनाब देखिए मैंने तो सब ठीक कर दिया है, अब आप अपना वादा निभाइए। एडिसन हंसे, उन्होंने कहा अजीब आदमी हो तुम, तुम्हें अमेरिकन जोक समझ में नहीं आता क्या? अमेरिकन जोक, वादा कीजिए और निभाइए नहीं। निकला क्या करते, उन्होंने कंपनी छोड़ दी और बाद में बहुत कुछ किया तो आप जानते ही हैं। लेकिन उनको भी, वो जो जीनियस आदमी जिसने इस कायनात को रोशन किया आप कह सकते हैं, उसे भी बेवकूफ़ बना है एक जीनियस आदमी ने। स्टीव जॉब के जीवन की कहानी में जब वो एक दौर में थे तो वो केली को लेकर आए, उन्हें मार्केटिंग वगैरह अच्छी करते थे, उनका बड़ा नाम था। और केली ने क्या किया, स्टीव जॉब को ही बाहर का रास्ता दिखाया। और स्टीव जॉब खुद जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो अपनी कंपनी बना रहे थे, उन्हें एक गेम की सर्किट थोड़ी छोटी करने को दी गई थी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो तो थे नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे स्टीव वाइजनर। उससे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमें $500 इसके मिलेंगे अगर इसकी सर्किट को छोटा कर दिया जाए, तो हम लोग 250 बांट लेंगे। स्टीव ने कर दिया, दोनों के बीच में 250 बढ़ गया। बाद में पता चला कि उस काम के लिए स्टीव जॉब को $2500 मिले थे। तो स्टीव ने क्या किया, स्टीव ने स्टीव को बेवकूफ़ बनाया कि नहीं? ये जीनियस लोग हैं, वो दोनों जीनियस थे, स्टीव वाइजनर भी और स्टीव जॉब भी। पर शायद हो सकता है वो दिन अच्छे ना रहे हों, मुश्किल का दौर रहा हो, मन में ऐसी बात रही हो, जो भी है, लेकिन होता तो ये सबके साथ है। हम समझते हैं कि हम ही भोले वाले हैं,
ये लोग तो जीनियस थे, इनके साथ ऐसा क्यों हो भाई। और राजनीति को देख लीजिए, राजनीति में तो कोई मामूली आदमी जाता नहीं, सभी सयाने लोग ही जाते हैं, जो चालाक हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, जो तिकड़म को समझते हैं। उनके साथ क्या होता है, आज इनके साथ चुनाव लड़े, सरकार दूसरे के साथ बना रहे हैं। होता है ना ये। तो ये पूरी दुनिया की फितरत है कि हम सभी कहीं न कहीं किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कहीं न किसी से बेवकूफ़ बन रहे हैं। पंचतंत्र की एक बहुत मौजू कहानी है। कहानी यूं है कि एक ब्राह्मण अपने यजमान से अपने यज्ञ के लिए एक बछड़ा उन्होंने उपहार में लिया और लेकर वो चले। अब रास्ते में उन्हें 3 उचक्के मिले। अब तीनों ने सोचा कि यार ये ब्राह्मण आदमी जो है वो बछड़ा ले आके क्या करेगा, ये तो हम लोग के काम की चीज है। अब वो लग गए पीछे। अब हम सब लोग तो जानते हैं कि उस जमाने में ब्राह्मण लोग थोड़ा सा विद्वान माने जाते थे, चालाक माने जाते थे। एक प्रकट हुआ, उसने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हैं महाराज, आप कंधे पर एक कुत्ता लिए जा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप इतने शुद्ध व्यक्ति हैं, आप ब्राह्मण टाइप के हैं और आप रहे हैं कुत्ता। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये बछड़ा है, तुमको कुत्ता दिखाई दे रहा है, जाओ वहां का इलाज कराओ। आ जाते हैं, बछड़े को कुत्ता बता रहे हैं। आगे बढ़े, दूसरा प्रकट हुआ, उसने कहा इतना शुद्ध व्यक्तित्व और इसके ऊपर ये मृतक, आप एक मरे हुए जानवर को अपने कंधे पर ढो रहे हैं, छी छी छी, कैसा समय आ गया है। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये मरा हुआ जानवर है, बछड़ा है, हिल डुल रहा है, तुमको मरा हुआ दिख रहा है, ये चलो भागो यहां से। कुछ दूर आगे गए। अब तीसरा प्रकट हुआ। अब जो तीसरा प्रकट हुआ उसने कहा ओहो, ब्राह्मण होकर एक गधे को अपने कंधे पर लिए हुए हैं, कमाल के आदमी हैं आपको दिखता नहीं है क्या, ये क्या कर रहे हैं, कोई सुनेगा तो क्या करेगा, कोई देखेगा तो वो तो अच्छा हुआ हमने देख लिया, दूसरा देखता तो आपकी तो इज्जत गई थी। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये बछड़ा है और तुमको दिख रहा है गधा। वो जोर से हंसने लगा, उसने कहा क्या अजीब बात कर रहे हैं, अब गधे को बछड़ा समझ रहे हैं, आपका दिमाग तो नहीं फिर गया। चलिए जो जैसा करना हो वैसा कीजिए, हमारा काम था यार, हमने देखा सच्चाई थी, हमने कहा सज्जन आदमी हैं आप, ब्राह्मण आदमी हैं, आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती, हम बता दें, कल को गांव की तरफ जाएंगे, गांव के लोग देखेंगे, आपकी इज्जत जाएगी, उससे हमको क्या करना। उठाओ चल दिया। 10 कदम दूर चलने के बाद ब्राह्मण महोदय ने सोचा कि यार ये तो ठीक हमने बछड़ा लिया था, लेकिन 3 आदमी इसके बारे में 3 बात कह रहे थे। एक ने कहा कुत्ता है, एक ने कहा वह मरा हुआ जानवर है, एक ने कहा कि ये गधा है। तो तीनों ने एक बात तो नहीं कही, तीनों 3 बात क्यों कह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो जानवर हमने या ये जो हमने बछड़ा लिया ये मायावी तो नहीं है, ये कहीं दैत्य या राक्षस तो नहीं जो वेश बदलता रहता, रूप बदलता रहता। उसको हमको बछड़ा दिखाई दे रहा, उसको कुत्ता दिखाई दे रहा था, उसको मरा हुआ दिखाई दे रहा था, इसको गधा दिखाई दे रहा है, तो कहीं ये मायावी तो नहीं। अब बेचारे अब इतने कंफ्यूजन में घबरा गए, उन्होंने बछड़े को फेंका और भाग चले। तीनों ने मौके का लाभ उठाया, बछड़े को उठाए और निकल गए। अब क्या इस कहानी का अर्थ है, कहानी का अर्थ ये है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी अगर कुछ लोग मिलकर ये कोशिश करते हैं तो उसे कंफ्यूज कर सकते हैं, उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो दुनिया में ऐसा होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं। अब सवाल ये है कि लोग लोगों को बेवकूफ़ तो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं भाई, इससे कुछ उनको फ़ायदा होता होगा, बिना इसके कोई ऐसा क्यों करेगा, कोई अप्रैल फूल तो बना नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें भी कम से कम मजाक तो होता ही है, तो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। लेकिन आप और हम बनते क्यों हैं, हमारी ये समस्या क्यों है भाई। ठीक है आप बना रहे हैं, कोई बना रहा है किसी को, बन क्यों रहे हैं। आप कहेंगे भाई मैं बहुत सीधा साधा हूँ, नए हूँ, भोला भाला हूँ, चालाकी हमको नहीं आती, दुनियादारी समझ में नहीं आती, इसलिए लोग हमको बनाते हैं बेवकूफ़। असल में मुद्दा ये नहीं है कि आप कितने सीधे साधे हैं, आप कितने सरल हैं और कितने अच्छे हैं। मुद्दा ये है कि आपकी जानकारी कितनी है, आप अवेयर कितने हैं, आपको क्या पता है
और क्या नहीं पता है। एक समय ऐसा था जब हमको ये नहीं पता था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो हम तो यही मानते थे ना कि राहु जो है वो एक समय में सूर्य को ग्रस लेता है, एक समय में चंद्रमा को ग्रस लेता है। अब जब राक्षस ग्रसेगा तो अंधेरा हो जाएगा, और ऐसे में हम उसको ग्रहण कहते थे। और हम दुनिया भर की पूजा पाठ करते थे कि भैया ये ग्रहण जो है जल्दी मोक्ष में परिवर्तित हो, इसका इसका बंधन छूटे। बहुत सारे यूरोपियन देश में तो ये माना जाता था कि एक भेड़िया है जो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, वो ग्रस लेता है। तो वहाँ लोग क्या करते थे, दुनिया भर का ड्रम बजाना शुरू करते थे कि वो ड्रम की आवाज़ से भेड़िया डर जाएगा और सूरज को छोड़ देगा। कुछ देर बाद तो ऐसा होता था, सूरज जो है वो फिर उदित हो जाता था, और वो लोग समझते थे कि है हमारे ड्रम की वजह से भेड़िया भाग गया और सूरज महोदय प्रसन्न होकर दिखाई दे रहे हैं। पर अब क्या अब हम ये मानते हैं? क्या ये बात कह के कोई हमें समझा सकता है? कोई हमें बेवकूफ़ बना सकता है? नहीं ना। तो ये हमारी जानकारी बहुत ज़रूरी है कि हम किसी विषय में, आप फिजिक्स के जानकार हैं, कोई फिजिक्स का कोई सवाल आपसे गलत करा दे, आप मैथमेटिक्स जानते हैं, उसमें कोई आपको बेवकूफ़ बना दे, नहीं संभव है। पर समाज शास्त्र का कोई सब्जेक्ट हो तो कोई कर सकता है। कोई आपका मित्र समाज शास्त्र पढ़ता है, वो आके कहता है कि कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा था। अब आपने कार्ल मार्क्स पढ़ा ही नहीं, अब आप क्या कहेंगे? सिवाय इसके कि हो सकता है वो भी गलत बोल रहा हो, लेकिन आप तो मान लेंगे ना भाई, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। आप जाते हैं एक शहर में, अपने शहर में, आप स्टेशन से उतरते हैं, आप ऑटो लेते हैं, आप रिक्शे वाले से कहते हैं अमुक जगह चलो। रिक्शा वाला थोड़ा सा बाएं दाएं करने की कोशिश करता है क्योंकि थोड़ा उससे पैसे मिल सकते हैं, थोड़ा लंबा रूट लेना चाहता है। आप कहते हैं नहीं नहीं, मुझे पता है इस सड़क से जाने की जरूरत नहीं है, इधर से चलो, मेरा घर ऐसे पड़ता है। क्या वो आपको बेवकूफ़ बना सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस रास्तों को जानते हैं, आप जानते हैं, इसलिए वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो जो चीज़ें हम जानते हैं उसमें हम बेवकूफ़ नहीं बन सकते, जो चीज़ नहीं जानते हैं उसमें पूरी संभावना है। और चूंकि हम बहुत सीमित दायरे के लोग हैं तो सभी चीज़ तो दुनिया में जान नहीं सकते। तो तय है किसी ऐसे रिडल में पड़ेंगे तो वहाँ हमें लगेगा कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया। और एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को जानते भी हैं, लेकिन हम किसी लालच की वजह से, किसी अपने वासना की वजह से, कभी किसी चाहत की वजह से, कभी एम्बिशन की वजह से, कभी महत्वाकांक्षा की वजह से हम बेवकूफ़। अब नायक नायिका को रिझा रहा है, चांदी जैसा रूप तुम्हारा, सोने जैसे बाल, एक तुम ही धनवान हो गोरी, बाकी सब। चांद आहें भरेगा, लोग दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। नायिका खुश होकर सुन रही है, वो पेडेस्टल पर चढ़ती जा रही है, उसे अच्छा लगता है। धीरे से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। क्या वो जानती नहीं है कि चांद तारों को तोड़ के लाया नहीं जा सकता? क्या वो आईना नहीं देखती है? उसे पता है कि उसके बाल सोने जैसे हैं, उसका चांदी जैसा रूप है। क्या उसको इसकी खबर नहीं है? लेकिन नहीं, उसे अच्छा लग रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है, और उसका अहंकार, उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। वो देख रहे कि इतना सुदर्शन सा युवक उसके सामने घुटनों के बल झुका हुआ है, वो उससे प्रणय निवेदन कर रहा है, उसके अहंकार को संतुष्टि प्राप्त हो रही है। और बाद में वो कहती है कि उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उसने मुझे धोखा दिया, भोली सूरत वाला निकला लुटेरा। तो क्या उसे पता नहीं था? वो ये नहीं सोच सकती कि इतना ज़्यादा किसी की प्रशंसा करना। शास्त्रों में कहा गया है कि अति भक्ति चौर्य लक्षण, अति भक्ति चोरी का लक्षण है। कोई आदमी बहुत ज़्यादा अतिरिक्त रूप से प्रशंसा कर रहा है तो ये सतर्क हो जाने की ज़रूरत है कि कहीं वो आपको मुश्किल में तो नहीं डालने वाला। इतनी भी प्रशंसा कैसे कोई किसी की कर सकता है? लेकिन और उसी तरह नायक की बात है, कभी वो शिकायत करता हुआ पाया जाता है कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। हम लोग अपने यंग एज में जब हुआ करते थे तो ये सब उदासी भरे गीत थोड़ा अच्छे अच्छे भी लगते थे।
और मुकेश उगेश के गाने तो निश्चित रूप से, लेकिन क्या उसे पता नहीं था कि चांदी की दीवार बहुत मजबूत होती है, उसे तोड़ना आसान नहीं है। और प्यार भरा दिल क्या है, वो बहुत सारे लोगों के अंदर प्यार भरा दिल होगा, पर उसे लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे गलतफहमी है कि प्यार भरा दिल कैसे कोई तोड़ सकता है। अब उसकी शिकायत है कि वो बेवफा है, तो वो बेवकूफ़ बना कि नहीं बना। हमारी कंपनियां क्या करती हैं, एक सुंदरी आती है जो ये बताती है कि मैं इस फला साबुन से नहाती हूँ और मेरे रूप और यौवन का जो रीज़न है, जो कारण है, जो ये सुंदरता है, वो सब उसकी वजह से है। या अमुक शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ मैं, मेरे बाल देखिए, और हम सब टूट पड़ते हैं। तो कंपनियां इस मनोविज्ञान को समझती हैं, वो जानते हैं कि आप सुंदरता से प्रभावित होते हैं। अब एक सुंदर स्त्री ये बात कह रही तो कैसे आप ना माने, मानना ही पड़ेगा। कोई प्रभावशाली आदमी एक बात कहता है, वो कहता है कि फला ब्रांड का चॉकलेट खाने से कहता है कि मीठा हो जाए। अब आपको लगता है कि भाई ये नहीं खाएंगे तो मीठा ही नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति ने मुझसे कहा है। अब वो गलत कैसे कह सकता है। अब आपको ये पता भी है कि उसको पैसे मिलेंगे इतने सारे कहने के लिए, लेकिन तब भी तो चाहे कुछ भी कर लें, ये दुनिया की सिफत है और ऐसा होता रहेगा। कई बार हम इसमें मुब्तला पाए जाएंगे, कई बार हम झांक के अपने मन के अंदर भी देखेंगे तो पाएंगे कि हम भी इस तरह की कुछ न कुछ हरकत तो करते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी करता है, जब उसे अटेंशन पाना होता तो रोना शुरू कर देता है। माँ दौड़ कर आती है, समझती है कि क्या बात है, और जब वो आती है तो चुप हो जाता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि वो केवल अटेंशन के लिए काम कर रहा होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिफत में तो ये है कि हम अपने इंटरेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं या करते हैं जिसको दूसरे लोग बेवकूफ़ी या दूसरे लोग बेवकूफ़ बनाना कहते हैं। तो ऐसा होगा नहीं कभी दुनिया में या आपके और हमारे जीवन में कि एकदम से हम इतने चमत्कारिक रूप से प्रतिभाशाली हो जाएं कि कोई हमें बेवकूफ़ न बनाए। कई बार ऐसा होगा ही, और जब ऐसा होगा तो इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानिए, इसको बहुत ज़्यादा दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने को कोसिए मत, अपने को बेवकूफ़ मत समझिए, बस थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और जो बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है तो हम सब लोग के साथ भी थोड़ा बहुत तो होगा ही। और इसके बाद भी दिल अगर थोड़ा सा दुखता है तो कबीर की वाणी सुनिए। कबीर तो कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। कबीर कहते हैं कि आप ठगाइए लेकिन दूसरे को ठगिए मत, क्योंकि आपके ठगाने से सुख पैदा होगा और दूसरे के ठगाने से दुख होगा। कबीर ऐसा क्यों कहते हैं ये समझने की बात है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि कबीर की तो कबीर ही जाने। लेकिन आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि न आप ठगें किसी को और न ठगाएं, न ठगिए और न ठगाइए। क्यों?